एवीएन की स्टेजेस को समझने की आज हम कोशिश करेंगे। एवीएन की स्टेजेस 4 स्टेज में डिफाइन की गई हैं। पहली स्टेज में आपका हिप ऑलमोस्ट नॉर्मल सा होता है और इसी कारणवश आपका एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल होता है और उसमें कुछ पकड़ में नहीं आता है। इसकी प्रॉब्लम को पकड़ने के लिए अपने को एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है और एमआरआई में जाके हमें पता लगता है कि एवीएन के चेंजेस हमारे कूल्हे में हैं। जो स्टेज 2 एवीएन की होती है उसके अंदर एक्सरे में थोड़े बहुत चेंजेस पता लगने लगते हैं और उनको क्लियर कट देखने के लिए हमें एमआरआई की मदद की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्टेज 1 और 2 का जो एवीएन है वो इतना एडवांस नहीं होता कि हमें अभी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े और इसी कारणवश हम हमेशा इस चीज़ पर जोर देते हैं कि अपनी प्रॉब्लम को जल्दी पकड़िए ताकि आपको एक बड़े ऑपरेशन से बचाया जा सके। स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंदर जो मेडिकेशंस हैं, जो दवाइयां हैं, जैसे कि एलेंड्रोनिक एसिड और आइबेंड्रोनिक एसिड, इन दोनों की मदद से हम इस एवीएन हुए हेड में ताकत पहुंचा सकते हैं। बेसिकली कैल्शियम डिपॉजिट करा सकते हैं, बेसिकली इसे पिचकने से रोक सकते हैं, क्योंकि एक बार ये कूल्हा पिचक गया तो उन दवाइयों का रोल खत्म हो जाता है। सो स्टेज 1 और 2 का फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है मेडिकेशंस, दवाइयां। दूसरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इसमें एक्सरसाइजेस। क्या एक्सरसाइजेस से एवीएन ठीक होगा? नहीं, लेकिन एक्सरसाइजेस से हमारी आसपास की जो मांसपेशियां हैं, जो हमारे कूल्हे को ऊपर नीचे कर रही हैं, हिला रही हैं, टांगे चौड़ी कर रही हैं, वो ताकतवर हो जाएंगी और हमें इन लक्षणों को झेलने के लिए या इन लक्षणों के साथ जिंदगी जीने में मदद मिलेगी। तीसरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है इसके अंदर छोटी सर्जरी, जिसको हम कोर डिकम्प्रेशन कहते हैं, जिसके अंदर यहां से एक छोटा सा छेद करके अंदर से जो मरी हुई हड्डी है उसे निकाल लिया जाता है, इस नियत के साथ या इस मानने के साथ कि जब जंगली घास हटती है तो अच्छी घास आती है। उसी प्रकार जब मरी हुई हड्डी हम बाहर निकालेंगे तो अंदर अच्छी हड्डी का फॉर्मेशन होगा और डीकम्प्रेशन, इसके अंदर जो प्रेशर बन रहा था वो कम होके इस कूल्हे की गोलाई को या इस कूल्हे को ताकत मिलेगी, इसकी जान ज्यादा लंबी चलेगी। तो जरूरी क्या है? फर्स्ट 2 स्टेजेस में प्रॉब्लम को पहचानना ताकि ऑपरेशन से हम बच सकें। स्टेज 3 की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक्सरे के ही अंदर हमें पता लग जाता है कि कूल्हा अब खुरदुरा होने लगा है। बेसिकली इसका जो वेट बेरिंग एरा है वो पिचकने लग जाता है, जिसको अंग्रेजी में क्रिसेंट साइन बोलते हैं। और अब हमारे कूल्हे की प्रॉब्लम एक सिंपल से एक्सरे में भी पकड़ में आ जाती है, एमआरआई में तो पकड़ में आएगी ही सही। स्टेज 4 के अंदर ये पिचका हुआ कूल्हा जब एक कटोरी के अंदर, जो इसका सॉकेट है उसके अंदर घूमता है, तो खुरदुरी चीज इस चीज को भी खुरदुरा कर देती है घिस घिस के। तो बेसिकली स्टेज 4 के अंदर फीमर की बॉल और अंदर का सॉकेट दोनों के अंदर चेंजेस आ जाते हैं और दोनों का आर्थराइटिस काफी एडवांस हो जाता है। स्टेज 3 और 4 की अगर हम बात करें तो शायद अब कोर डिकम्प्रेशन वाले छोटे ऑपरेशन का फायदा ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बदलाव इरिवर्सिबल आ चुके हैं। अब दवाई गोली से हम इसको केवल पुश कर सकते हैं या जो स्टेज आ गई है उस पर रोकने का प्रयास कर सकते हैं। ईमानदारी से अब हमें ऑपरेशन का विचार करना पड़ेगा। क्यों? जैसे गाड़ी के टायर में अगर हवा कम होती है तो हम हवा भरकर काम चला सकते हैं। अगर गाड़ी का टायर पंचर हो तो हम पंचर सुधरा सकते हैं, लेकिन अगर गाड़ी का टायर फट चुका हो तो हमें गाड़ी का टायर चेंज करना पड़ता है। उसी प्रकार जब हमारा आर्थराइटिस दवाई गोली और कसरत और छोटे ऑपरेशन की ताकत से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जब हमारी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है, तो हमें हिप रिप्लेसमेंट का विचार जरूर करना चाहिए।